तो चलिए आगे बढ़ेंगे सीधा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी में। तो अभी हमने रेडियस निकाला था, फिर हमने वेलोसिटी निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, एडिशन। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकाल के आप क्या करोगे, सिर्फ पी निकाल के आप क्या करोगे, आपको टोटल एनर्जी क्या करना है, फाइंड करना है उस इलेक्ट्रॉन का जो कि nth ऑर्बिट में हो। लेकिन कौन सा एटम, यूनि इलेक्ट्रॉनिक एटम ना। क्यों, क्योंकि बोर्स एटम उसी लिए तो वैलिड होता है, हमने पहले ही पढ़ चुका है स्टार्टिंग वाले में पोस्टुलेट्स में ही। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, बाय एडिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बट अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले, सब निकाल लेंगे, बहुत इजी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भैया, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv का स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है kz स्क्वायर बाय r। ये हमने ऑलरेडी निकाला था। ठीक है, बट मैं वापस से आपको बता देता हूं कैसे निकाला गया रहेगा। यहां जरा ध्यान से देखना, जैसे कि एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब न्यूक्लियस के पास कुछ z करके प्रोटॉन्स होंगे और उस पर चार्ज क्या होगा, Ze के बराबर होगा। अब न्यूक्लियस से लेके इस इलेक्ट्रॉन तक क्या लगने वाला है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें निकालना है गाइस, तो हमें क्या करना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, बोलिए, के Ze का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर तो आएगा ही, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें r से। और जो अट्रैक्शन होगा उसमें जरा ध्यान से देखना, Ze तो प्रोटॉन का एक चार्ज, दैट इज प्लस का चार्ज। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज यहां पे काउंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन आएगा माइनस के चार्ज में, इसीलिए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस बन जाता है। और यहां से एक आर कटेगा और क्या मिल जाएगा, माइनस के Ze का स्क्वायर अपॉन r। तो अभी समझ में आया आप लोग को माइनस में क्यों आता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लेते वक्त क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वहां पे जो प्रोटॉन होगा प्लस के चार्ज में होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव के चार्ज में होगा। और इन दोनों में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लोगे तो वहां पे क्या करेंगे, अगेन याद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कैसे किया था हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। बट यहाँ पे q1 कौन है, आपका न्यूक्लियस, जितने प्रोटॉन्स वहां पे है, दैट इज Z into E। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, के Ze का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर, माइनस साइन क्यों आया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन्स का, तो हम पॉजिटिव तो लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस विल बी नेगेटिव ओनली, राइट, इनटू कितने डिस्टेंस पे वो पड़ा हुआ है, कोई लोड यहां तक नहीं। तो इसी की वजह से हमें क्या आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट माइनस के Z स्क्वायर अपॉन r। तो अगर हम इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल सकता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, तो वही करेंगे। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर माइनस के Z स्क्वायर बाय r। लेकिन हाफ mv स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और में। अगर आपको याद हो, जब हमने बोर्स का रेडियस निकाला था, हमने वहां पे क्या किया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वही हम यहाँ पे अब लेंगे डेटा और क्या करेंगे, जरा बताओ, mv स्क्वायर r को वहां भेज दो, एक r इस r से कट जाएगा, तो mv स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, बहुत बढ़िया, क्या मिलेगा, के Z स्क्वायर अपॉन एक r मिल जाएगा, हाँ या ना। तो जब मैं टोटल एनर्जी निकालने जाऊंगा तो मुझे ये वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, सीधा सीधा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, इज नथिंग बट के Z स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2r माइनस के Z स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा r। अगर आप ध्यान से देखो सब कुछ वैल्यू सेम है, यहाँ पे बस एक हाफ आ रहा है और हाफ माइनस 1 क्या होता है, माइनस हाफ। टोटल एनर्जी यहां से क्या आ सकती है गाइस, यहां से आ सकती है माइनस हाफ, बाकी सबके सब वैल्यू क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, कोई दिक्कत। और वही यहाँ पे किया गया। लेट्स सी दिस, देखिए जरा यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू टू mu2 इन द अबव इक्वेशन, हम ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने क्या किया ना, रेडियस का जो वैल्यू था ना, इन्होंने पुट कर दिया यहाँ पे। तो आप रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन क्या था वो 4 पाई स्क्वायर Z स्क्वायर m, है ना, वही तो किया गया है। ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता, बहुत बढ़िया। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको अभी एक वैल्यू आएगी निकल के, दैट इज समथिंग इन 2.18, जरा देखते हैं क्या है वो। बाकी टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर, क्यों आया बताओ,
2, 4 से कटा, इधर बचेगा 2 और h कटने वाला है क्या? नहीं, h नहीं कट रहा है, तो mv² z को मैंने बाजू में लिख दिया, स्क्वायर यहाँ पे क्या स्क्वायर बिल्कुल e का 4 हो जाएगा पावर, बाकी नीचे s² बच गया z²/n²। अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में तो आपको एक चीज दिखाई देगी, देखते हैं क्या सर वो चीज क्या है? वो चीज ये है, पाई का वैल्यू कांस्टेंट होता है 3.14, m का 9.1 × 10⁻31, e का तो आपको पता है, बच्चा जानता है 1.6 × 10⁻19, और k क्या होता है अपना कांस्टेंट, दैट इज 9 × 10⁹ बहुत बढ़िया शाबाश। और h का वैल्यू क्या होता है? 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड, बहुत बढ़िया। तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट एक टर्म आएगा, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो हम इसे न रट के हम कुछ और रटेंगे, और क्या रटेंगे जो हमें जन्मों जन्म तक काम आने वाला है, वो यहां देखते हैं स्क्रीन पे, ये वैल्यू, दैट इज एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू, माइनस में आएगा ना, -13.6 z²/n², लेकिन ये हमने किस में निकाला है गाइस? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला है, बिकॉज जो भी एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का इन nth ऑर्बिट, हमें एक एटम के लिए बात करेंगे ना, इसलिए हम पर एटम लिखते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, अगर हम जूल में निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? अलग निकल के आता है, तो सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। मतलब अगर आप z बढ़ाते हो, यदि आप z बढ़ाते हो तो एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट क्या होगा? बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। और अगर आप n बढ़ाते हो तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, बेसिकली कौन से शेल में है वो, तो अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ा, अगर फोर्थ शेल में है तो उसका एनर्जी क्या आएगा? कम आएगा कंपेयर टू थर्ड एनर्जी वाले से, क्योंकि n दैट इज नंबर ऑफ शेल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब मैं बोलूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समझना मैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अरे बस यही तो मैं चाहता था, आपको समझ में आ गया ना, बस। और वही देखो यहाँ पे लिखा गया, अगर n बढ़ेगा टोटल एनर्जी क्या होगी? बढ़ने वाली है। अगर आप z बढ़ाओगे तो क्या होगा? टोटल एनर्जी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली। लेकिन यहां पे हम एक चीज और क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो सकता है? z के वैल्यू पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है? n के वैल्यू पे। बट यहां पे नेगेटिव का साइन है गाइस, आप फंस जाओगे। मतलब क्या? ध्यान से देखना, अगर nth की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। अरे ऐसे कैसे सर? साफ साफ दिखाई दे रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे गधे, माइनस का साइन है यहाँ पे, वो भी तो देखना पड़ता है ना अपने को, ठीक है। मतलब क्या? अगर एक फोर्थ एनर्जी लेवल वाला है, या फिर उसको हम बोलेंगे फोर्थ शेल वाला है, और एक थर्ड शेल वाला है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा रहेगी? थर्ड शेल वाले की। समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं, फंस गए ना, माइनस का साइन है, फोर्थ शेल वाले की क्या होगी? एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ऐसा? जरा ध्यान से देखना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -2, इसीलिए जैसे अगर यहां पे आप मान लेते हैं -13.6, मान लेते हैं z क्या है? सेम ही है, 1 ही है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है? हमने 2 रखी है फर्स्ट केस के लिए, दैट इज सेकंड शेल के लिए, और दूसरे एग्जांपल में हमने सेम रखा है, लेकिन हमने थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब हमने किसके बारे में बात की? थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात की है। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा आएगी गाइस, जरा बताओ? by2/3 की। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी? बड़ी आएगी कंपेयर टू दिस वैल्यू से, हाँ है ना? तो माइनस में वैल्यू बड़ी होगी और इसमें छोटी होगी, तो माइनस में छोटी वैल्यू मतलब ओवरऑल बड़ी वैल्यू ना, टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ जा रही है। हाँ बहुत बढ़िया, समझ गया आप, ठीक है। उसी तरीके से अगर z आप बढ़ाओगे तो टोटल एनर्जी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि मान लेते n का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू आपने स्टार्टिंग में 1 रखा है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 विल बी -13.6 ओनली। लेकिन अगर आपने z की वैल्यू 2 रख दी तो 2 का स्क्वायर विल बी 4, राइट? तो वैल्यू और बढ़ जाएगी, क्योंकि माइनस में वैल्यू और बढ़ेगी,
ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही, घट रही है ना, इसलिए Z की वैल्यू बढ़ाने पे टोटल एनर्जी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। आपकी बात क्लियर होगी, हाँ बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। चलो अब हम देखेंगे आगे इसके कि हम और क्या बात कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ पी, टी क्या होता है माइनस के। रिलेशन कहां से आ रहेगा आप लोग को जरा बताओ। सर देखो टोटल एनर्जी अभी आपने निकाला था, क्या निकाला था आपने, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। बट के जेड स्क्वायर बाय आर क्या था, याद करो याद करो, क्या था, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, क्या था, काइनेटिक एनर्जी थी, राइट। लेकिन हमें प्लस में आ रही काइनेटिक एनर्जी, वहां पे क्या थी बोलो, नेगेटिव में थी, नहीं समझा जरा यहाँ देखो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको स्टार्टिंग में, बस मैं लिखा के दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्या, हमने टी क्या निकाला था अभी अभी, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन क्या निकाला था, 2r, यही आया था ना, माइनस में वैल्यू आया था, देखो हमने अभी भी लिखा था सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हमें क्या आया था, प्लस में आया था, क्या, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। दोनों में दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, सेम ही है ना, तो रिलेशन क्या होगा इनके बीच में, सिर्फ माइनस का, रिलेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में माइनस का होगा। अगर आप यहां देखते हो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या निकल के आई थी जरा बताओ, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर, याद है, इसलिए हमने यहां पे क्या कर लिया, अपॉन 2। कोई दिक्कत, ये तो आप कर ही सकते हो, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो रिलेशन आप निकाल लेना, ठीक है, ये मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली के का वैल्यू अगर हमें दिया है किसी इलेक्ट्रॉन का, तो हम टोटल एनर्जी उसका आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से अगर किसी ने आपको टी दिया है, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उससे आप पी भी निकाल सकते हो और के भी निकाल सकते हो। और एक और चीज, अगर ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी, दैट इज मीन बी इज इक्वल टू सी, है ना, देखो ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी। तो हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, साथ साथ में हाफ पीई क्या हो जाएगा, सीधा सीधा नथिंग बट माइनस के गाइस। एक और रिलेशन यहां से निकल के आ सकता है। बोलो ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, आती है, ठीक है। तो अब चलेंगे नोट में। नोट क्या बोल रहा है, द पीई एट द इनफिनाइट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों, पी क्या था निकल के, अभी जरा बताओ, पी इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर था, माइनस लगा देना आगे, माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर था। लेकिन अगर P एट इन्फिनाइट डिस्टेंस पर अगर आप देखोगे तो R की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनाइट रहेगी। और अगर समथिंग अपॉन इन्फिनाइट वैल्यू क्या आती है, अप्रोचेस 0, इसलिए 0 आ गया। उसी तरीके से अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालने जाओगे एट इन्फिनाइट तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों ऐसा, व्हाट इज के जेड स्क्वायर बाय, हाँ जी 2r। तो R की वैल्यू इन्फिनाइट तक लेके जाओगे तो समथिंग अपॉन इन्फिनाइट इज इक्वल टू व्हाट, अप्रोचेस 0। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे देखते हैं कि हमने इक्वेशन ऑफ एनर्जी से एग्जैक्टली क्या कंक्लूड किया है। तो पहली चीज कि द नेगेटिव साइन ऑफ एनर्जी इंडिकेट्स दैट देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ऑफ कोर्स। और सेकंड चीज हमने क्या कंक्लूड की, ऑल द क्वांटिटीज ऑफ राइट हैंड साइड इन एनर्जी इक्वेशन, जो हमने देखा था ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, राइट, are constant for an element having atomic number z except n which is an integer such as 1 2 3 4, या फिर इसको मैं और भी क्या लिख सकता हूं, k l m n इस फॉर्म में एक्सेट्रा। दैट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द वैल्यू ऑफ n केप्ट कांस्टेंट। अरे हाँ है ना। चलो थर्ड हमने क्या देखा, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ n विद द नेगेटिव साइन। अगर आप विद नेगेटिव साइन नहीं लोगे तो मैंने बोला ना कि आप सोच रहे थे प्लस माइनस, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, उसका ध्यान देना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बच्चे वहीं पे फंस सकते हैं और फंसते भी है, ठीक है, ध्यान देना। और मैं चाहता हूं आप लोग न फंसो क्योंकि आप मेरे से जो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको थोड़ा फील आएगा कि जो आपने पढ़ा है वो कहां तक वैलिड होती है चीज है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा गाइस, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ लिथियम 2+। वीडियो पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा था, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल शेल ऑफ लिथियम 2+। एल शेल का मतलब क्या होता है, के एल एम एन, तो एल शेल का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा एन का वैल्यू 2 है, और लिथियम 2+ इसका मतलब जेड का वैल्यू कितना होगा, अरे हाँ रे सही बोल रहा है तू, कितना होगा जेड का वैल्यू, 3 होगा।
तो एनर्जी क्या आने वाला है, एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बात करते हैं। और इसका एक और मल्टीप्लाई किया जाता है ना किसके साथ बताओ, अरे इसको आप यहाँ रखो, इसके पहले रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा, z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, -13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी गाइस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 अपॉन एन का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बस नथिंग नाच आ गया अपना आंसर यहाँ से, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेना, किसमें आएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एग्जैक्टली आंसर कितना आ रहा है, नथिंग बट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। कोई दिक्कत, अब इसे आप ना जूल में भी कन्वर्ट कर लेना। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल, हाँ कन्वर्ट कर सकते हो, देख लेना नोट्स में पड़े हुए रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, जो आपने लिखा है इतने सारे लेक्चर्स में, तो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बेरिलियम 3+ कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट टू दी फोर्थ ऑर्बिट। बहुत सही क्वेश्चन है, पॉज कर लो, वीडियो को सॉल्व कर लो, अब मैं सॉल्व कर लेता हूं। चलिए क्या है, इन बेरिलियम 3+ कैलकुलेट रेशियो ऑफ, मतलब z का वैल्यू फिक्स कर दिया है भैया, कितना फिक्स किया है, बेरिलियम 3+ मतलब 4 है z का वैल्यू। और हाँ बहुत सही, रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट टू दी फोर्थ ऑर्बिट। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, अगर मैं थर्ड के लिए बात करूं तो क्या हो जाएगा, -13.6 क्या होगा, z स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो यूनिट तो कट जाएंगे ना, ठीक है। और E4 के लिए क्या लिखेंगे, सेम लिखने वाला हूं, -13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। लेकिन z दोनों के लिए क्या है, सेम। जब मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट ना करके पहले आपको एक तरीका बताता हूँ, फिर हम शॉर्टकट में भी इसके लिए देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो अगर मैं डायरेक्टली डिवाइड कर लेता हूँ क्लास, तो ये तो कट जाएगा, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। z दोनों के लिए क्या है, सेम ही है ना, 4 ये भी कट जाएंगे, ठीक है। ये फोर्थ के लिए था और ये थर्ड के लिए था, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, E3 बाई E4 गाइस क्या आ सकता है, सीधा सीधा N4 का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, N3 का स्क्वायर। तो N4 का वैल्यू कितना होगा, अरे 4 ही है, 4 शेल के लिए तो पूछ रहा है, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 3 दैट इज 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16/9, बस यही तो है आंसर, यही तो है रेशियो, हाँ है ना। अब ये ना करने से अच्छा आप ये भी कर सकते हो कि सर आपने बोला था एनर्जी क्या होता है, इज नथिंग बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक तरीके से एन का स्क्वायर। मैं विथ माइनस बोल रहा हूँ, विथ माइनस बोल रहा हूँ, बिकॉज माइनस भी क्या होगा, देखा जाए तो पूरा कांस्टेंट होगा ना, -13.6, राइट। तो इस तरीके से आप E3 बाय E4 डायरेक्टली ले सकते हो अब यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, N4 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, N3 का स्क्वायर। अगर Z सेम है तो बढ़िया, ठीक है। चलो देखते इसका आंसर राइट आया है क्या, आया, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, 16/9 अपना आंसर बहुत सही आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सॉल्व कीजिए। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n is equal to 5 state to the n is equal to 2 state in the hydrogen atom? ओ भाई, थोड़ा सा ही गड़बड़ है, पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलो कर लिया है तो हम कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं इसका आंसर क्या आ सकता है गाइस। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। व्हाट आर दी फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी गाइस, बोलो क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम, बहुत बढ़िया। एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 से कहां तक, n इज इक्वल टू 2 तक आ रहा है ये इन हाइड्रोजन एटम। तो z की वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमें लैम्डा भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, Sc/λ। क्या आपको अभी तक एनर्जी पता है, नहीं पता है सर, तो कैसे निकालेंगे एनर्जी, दिक्कत की बात है ना। लेकिन आपको 5 स्टेट्स, मतलब 5th एनर्जी स्टेट से 5th शेल से आ रहा है ये 2nd शेल तक, तो डिफरेंस इन एनर्जी वाला क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है ये, डिफरेंस इन। अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, पहले आपको समझा देता हूँ ना कि क्या होगा ये। n इज इक्वल टू क्या मान लेते, 2 है 2nd शेल, ये 1st शेल है, ये 3rd शेल है, और ये क्या है 4th शेल है, और गाइस क्या है अपने पास 5th शेल है। तो ये क्या बोल रहा है, एमिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, एमिशन हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम क्या 5 से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, एक तरीके से 2nd वाले इसमें आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करेगा, है ना, दैट इज एनर्जी एमिट करेगा। उसको हम फोटोन भी बोल सकते हैं, बिकॉज पहले वो उतना ही फोटोन की एनर्जी ऑब्जॉर्व करके ऊपर क्या रहेगा,
और जब वो नीचे आएगा तो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करने वाला, रिलीज करने वाला है। तो अगर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा एनर्जी का, तो वही आपका एनर्जी होगा, और इज इक्वल टू हम क्या लगा सकते हैं गाइस, hc बाई लैम्डा, है ना। उससे अपने को क्या मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, और लैम्डा का मतलब से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं, कैसे आएगा जरा बताओ। पहले डेल्टा ई निकाल लेंगे। डेल्टा ई क्या होगा जरा बताओ, मतलब फॉर्मूला क्या था, -13.6, है ना, z² बाय n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए बात चलेगी, ठीक है। लेकिन ये फिफ्थ से कहाँ आ रहा है, बोलो सेकंड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ई फिफ्थ माइनस ई क्या करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला था, हम यहाँ से डिफरेंस लेने वाले हैं सीधा सीधा, ठीक है। क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -13.6, पहले z का वैल्यू तो सेम ही, दैट इज 1 का स्क्वायर अपॉन n क्या होगा, फिफ्थ के लिए, राइट, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा जरा बताओ, माइनस क्या होगा, -13.6, और ये क्या हो जाएगा अगेन 1 का स्क्वायर, नीचे कितना आने वाला है, 3 का स्क्वायर, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होगा तो फिलहाल मैं दोनों की यूनिट लिख रहा हूँ, बिकॉज यूनिट दोनों की सेम ही रहने वाली है, यहाँ पे चेंज तो नहीं हो रही है। ध्यान से देखना क्या हो सकता है फिर। अब -13.6 को मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल सर आप ले सकते हो, हाँ ले लेते हैं, तो डेल्टा ही लिख देता हूँ सीधा सीधा मैं यहाँ पे, ठीक है। -13.6 अगर मैं इसको कॉमन लेता हूँ तो क्या हो सकता है, देखो -13.6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक के साथ, राइट, तो क्या हो सकता है, 1/3 के मैं आगे लिख दूं, ठीक है, 1/3 को आगे लिख दूं, और या फिर एक काम करते हैं, इसको आगे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसा कर लेते हैं गाइस, ये हम लोग इससे आगे लिख देंगे, राइट, 1/5 करके, देखो क्या होता है फिर, 1/5 करके आगे लिख देता हूँ, -1/3 करके यहाँ लिख देता हूँ, देखो सेम बात हो रही है क्या, देखते हैं। ये अंदर जाएगा तो -13.6 अपॉन 5², हाँ सही बात है सर, अंदर अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, ये तो पूरा प्लस में आएगा, ये पूरा साइन किस में आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वापस जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा, तो दिक्कत की बात तो हो रही है ना। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखते क्या होता है प्लस करने पे। प्लस करेंगे तो 1/5², 13.6, अरे नहीं यार अभी भी सर माइनस में ही आ रहा है ये, है ना, वो भी माइनस में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, जो हम पहले कर रहे थे वही करेंगे, सिर्फ बाहर का वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें कर लेंगे। देखो अब सिंपल हो जाएगा आपके लिए, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। लेट्स चेक दिस आउट, क्या होगा, 13.3 का स्क्वायर, देखो प्लस का प्लस में रह गया, हाँ है ना, लेकिन और ये माइनस में है तो माइनस का क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, सही है कि ना है, अरे बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा जो भी आएगा, राइट, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो इसको, आपको कुछ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मिलेगा, है, इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी, और जब आपको डेल्टा ई पता चलेगा तो उसका यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं जरा बताओ, उसका यूज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि डेल्टा ई का मतलब उसमें कितना फोटोन अब्सॉर्ब करके ऊपर क्या रहेगा, और फिर कितना इमिट कर रहा है वही फोटोन इमिट करेगा ना वो, तो वो फोटोन का एनर्जी कितना होता है, एच सी बाय लैम्डा, तो आपको एनर्जी यहां से मिल जाएगी, एच आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना, और इंटू सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले जूल में, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको मिल जाएगा लैम्डा। जब आपको लैम्डा पता चल जाएगा तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत, क्यों, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अरे भूल गए रिलेशन, रिलेशन भूल गए, म्यू सी लैम्डा वगैरह में क्या तो था, चलो देखते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, बाकी इसका आंसर देखते हैं आगे, देखो क्या क्या दिया गया है, जो हमने किया क्या उसी तरीके से है क्या, हाँ सर उसी तरीके से है, लेकिन सर ये नया टर्म क्या आ गया यहाँ पे, अरे गधो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया है ना हमने, ये जूल में लेके किया उन्होंने, जूल में जब लोगे तो कैसे आएगा वैल्यू, 2.18 इंटू 10⁻18 जूल, तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है बताओ, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम z² बाय n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा यूनिट इसका, राइट, और एक और क्या होगा, एनर्जी इज इक्वल टू, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम z² बाय n², तो जब आप डिफरेंस निकालोगे डेल्टा ई का ना, हायर स्टेट माइनस लोअर स्टेट वगैरह, तो क्या हो जाएगा 2.1 इंटू 10⁻18 जूल, और ये क्या होगा 1/5, मतलब हायर स्टेट वाला, 1/NH का स्क्वायर माइनस 1/NL का स्क्वायर, L मतलब लोअर स्टेट के लिए। कोई दिक्कत गाइस यहां तक नहीं, तो यही था। बाकी सर ये तो बाल्मर सीरीज से बिलोंग कर, व्हाट इज बाल्मर सीरीज, रुक जाओ थोड़ा सब्र करो, आगे देखोगे क्या होता है बाल्मर सीरीज, लेट्स वेट, ठीक है। चलो अब ये हो गया, इट इज एन एमिशन एनर्जी, ठीक है,
और फिर यहाँ से देखो क्या निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो, बिकॉज डेल्टा ई क्या होता है, सीधा सीधा एच म्यू हो जाता है ना। तो अगर आपको यहाँ से म्यू भी पता चल गया तो आप और भी क्या निकाल सकते हो, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा। या तो अगर आपको यहाँ से म्यू पता चल गया डायरेक्टली तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। आप निकाल लोगे भैया आराम से, कोई लोड ही नहीं है जिंदगी में, लैम्डा निकाल लोगे यहाँ से, है ना, कोई दिक्कत, एक बार देख लो। चलिए बहुत बढ़िया, देखो जूल बिल कट जाएगा, इसका यूनिट का जरा ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे उन्होंने निकाल लिया है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय वी करके उन्होंने क्या निकाल लिया, सीधा लैम्डा भी निकाल लिया है। व्हाट इज लैम्डा, वेवलेंथ, सी बाय म्यू करके, म्यू इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, जो कि इन्होंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो डेल्टा ई आपको मिल जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू रख के आप पहले आप म्यू निकाल लो, या तो डेल्टा इज इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा करके आप पहले लैम्डा निकाल लो, आपकी मर्जी है। बट मेरे हिसाब से दोनों भी निकाल लो, ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। बट कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू करोगे तो म्यू जल्दी मिल जाएगा आपको, और म्यू सी बाय लैम्डा में पुट कर लेना, है ना। चलिए बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे ये रहा, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेट्स सी दिस। क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, ओके, एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ये भी दोनों पूछ रहा है भाई क्वेश्चन में, चलो ठीक है निकाल लेंगे। एनर्जी पूछ रहा है, क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और क्या लिखोगे आप, z² बाय n स्क्वायर, क्या आ जाएगा, -13.6 आएगा, इंटू z की वैल्यू कितनी है भैया, हीलियम के लिए कितनी होती है 2, 2 का स्क्वायर वैल्यू 4 अपॉन n कितना बोल रहा है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं सर कोई दिक्कत तो नहीं है फिलहाल, तो कर लो 6 चौके कितना होता है, बोलो भाई 24, तो यहाँ गया 2, 4 त्रिक 12, 12 2 14, 1 4 1 कम 4 हो गया 5, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये इससे हमें क्या मिल गया गाइस, इससे हमें मिल गया एनर्जी। इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जूल में कर लेना आप, कोई लोड नहीं आता इससे। तो इससे एनर्जी मिल गया। अब इससे आप रेडियस कैसे निकालोगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। अरे सिंपल है, कैसे, R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाई z करने का रे, एंगस्ट्रॉम डालने का ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.529, n का वैल्यू कितना है, फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है ना, तो 1 का 1, z कितना होगा हीलियम के लिए बताओ, 2 होगा, है ना। तो बस इसका करो अपॉन भैया, बच्चा बच्चा कर सकता है ये तो क्वेश्चन, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0.529 का हाफ, और ये क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ दी फर्स्ट ऑर्बिट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। देखो हमने देखो सब सेम आंसर निकाला कि नहीं निकाला है, चेक कर लेते हैं। उन्होंने जूल में निकाला तो आप जूल में भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप रख सकते हो, कोई लोड नहीं है। डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, या तो वहां पे क्या लिखा है इंटीजर में चाहिए ना, या फिर ऑप्शन भी दिया है तो कैसे दिया है, उस तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो सब वही पिकोमीटर में निकाल के आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगेन इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट एनर्जी रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस आयन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। पॉज कर लिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए, अब मैं सॉल्व कर लेता हूं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। चलिए क्या बोल रहा है, एनर्जी रेशियो पूछा है इस बार, कर लेंगे सर कोई लोड नहीं है इसका। चलो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखो, जूल में रखो, बिकॉज कटने वाला है, ठीक है, तो आप किस में भी रख सकते हो इस केस में। थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, थर्ड ऑर्बिट फॉर लिथियम 2+, अपॉन कर लेते हैं सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 लिख लेता हूँ सीधा यहाँ पे, z² बाय n स्क्वायर था, राइट, तो z के वैल्यू कितनी होगी लिथियम प्लस आयन के लिए 3, तो 3 का स्क्वायर विल बी 9, 9 अपॉन 3 का स्क्वायर अगेन 9 होने वाला है भाई, अपॉन 13.6 सेकेंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन, राइट, व्हाट इज बेरिलियम 3+, 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर, राइट, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, अपॉन n 2 दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, राइट, तो ये कट गया भाई, 4/16, तो 1:4 क्या आएगा रेशियो, 1:4 का रेशियो आएगा। देखते हैं क्या हमने सही किया है। ओहो क्या बात है भाई, आंसर मिल गया ना, ठीक है, एकदम इजी मक्खन। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है, इजी सिंपल
डिम्पल, आगे बढ़ेंगे।